Hello guys, my name is Ayush Kumar and I have a humble request to you that please like my video. मेरा नाम है आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन के बारे में हमने अपने जूनियर ग्रेड्स में हल्का फुल्का पढ़ा है, हल्का फुल्का इंट्रो लिया है, लेकिन अब हम दोस्तों रिफ्रैक्शन के बारे में एकदम डीपली स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण क्या है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को भी आज डिस्कस करेंगे और रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल भी आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये आप नींबू देख रहे हैं। अब दोस्तों ये इतना साइज का है। अब अगर मैं इसको वाटर में डालता हूं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये अभी साइज में छोटा है, दोबारा बड़ा हो जाएगा, साइज में छोटा है, दोबारा बड़ा हो जाएगा। अब ये साइज में छोटा है, मैंने इसको डाल दिया, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा दिख रहा है। दोस्तों ये क्या है? ये जादू है? नहीं दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। अगर साइंस के और डीप में जाए तो ये फिजिक्स है। अगर फिजिक्स के भी और डीप में जाए तो फिजिक्स का एक पार्ट जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं, ये ऑप्टिक्स है। अगर ऑप्टिक्स के भी और डीप में जाए तो दोस्तों यही रिफ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये पेन देख रहे हैं आप, ये पेन को अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो देखिए दोस्तों, ये पेन का जो रेडियस है, इसका ये वाला रेडियस है, डायमीटर जो भी कह ले, ये बड़ा हो जाता है दोस्तों, देखिए। और ये पेन जो है हल्का टिल्ट हो जाता है, ये देखिए दोस्तों। ये भी क्या है? ये भी रिफ्रैक्शन है। तो दोस्तों आज हम इसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन का हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया है कि रिफ्रैक्शन से होता क्या है, ठीक है दोस्तों, यही होता है रिफ्रैक्शन से। अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन दोस्तों आखिर में होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तब जो लाइट होती है वो बेंड कर जाती है, और इसी बेंडिंग के कारण ये जो नींबू है दोस्तों, इसी बेंडिंग के कारण ये नींबू बड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। और इसी बेंडिंग के कारण वो पेन टिल्टेड दिखाई दे रहा था और उसका डायमीटर भी बड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है, ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन, मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन लाइट कब बेंड होती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है। जैसा कि नींबू के केस में क्या हुआ था, हमारी जो लाइट थी, जो मतलब आंखों पर आ रही थी, जिसकी वजह से हम देख पा रहे थे, वो इस पानी के थ्रू ट्रांसफर होकर आ रही थी। लाइट मान लो इस बल्ब से आ रही है, ठीक है, फिर जो ग्लास है उस ग्लास के थ्रू पास हो रही है, उसमें जो वाटर है उसके थ्रू पास हो रही है, उसके बाद फिर दोबारा हवा में आ रही है और फिर उसके बाद मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है। तो लाइट जो है वो एक मीडियम यानी कि एयर से वापस वाटर में जाती है और वापस वाटर से एयर में आती है, और इसके कारण जो लाइट है वो बेंड कर जाती है, और इसी के कारण दोस्तों वो नींबू छोटे से बड़ा दिखाई देता है, वो पेन का डायमीटर बड़ा दिखाई देता है और वो टिल्टेड दिखाई देता है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया होता क्या है। अब दोस्तों इसी लाइट की इस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी कि जो रिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण से हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि बेसिकली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि लाइट केवल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ही आर पार जा सकती है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के वो आर पार नहीं जा सकती है। लाइट मेरे आर पार नहीं जा सकती है। आपको नहीं दिख रहा है कि मेरे पीछे क्या है, ये दीवार नहीं दिख रही है, पर अगर मैं हट जाता हूं तो दिख रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार ही लाइट जा सकती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से दो टाइप्स के होते हैं जिनमें से लाइट पास कर सकती है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों हमने इन ऑब्जेक्ट्स को इनके डेंसिटी के ऊपर देखा है, डेंसिटी के ऊपर हमने इनको अलग अलग किया है। ठीक है, पहला जो इसमें क्राइटेरिया है वो है मतलब पहला जिसमें टाइप है वो है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ठीक है, दोस्तों जो दूसरा टाइप है वो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट, और अभी हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लाइट से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट, डेंसर मतलब कि डेंसिटी उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा डेंस है, घनत्व ज्यादा है उसका। मीडियम मतलब कि वो मीडियम है जिसमें से लाइट पास कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो मीडियम है दोस्तों, इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम से। ठीक है, ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट, रेयर मतलब कि इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, और मीडियम जैसा कि पता है लाइट जिससे पास हो सकती है, यानी मीडियम। तो दोस्तों ये दोनों जो टर्म्स है वो रिलेटिव टर्म्स है, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में किसी एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं फिक्स किया है कि जैसे मान लेते हैं कि 10, ठीक है, अगर 10 से ज्यादा है तो डेंसर, 10 से कम है तो रेयर है। इसके बीच में हमने कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स नहीं की है, मतलब कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब अगर हम कहीं पे बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है भाई ये ना ऑप्टिकल डेंसर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी चीज से उसको रिलेट करके बोल रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन ये हवा से, पानी से ही रिलेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने समझ लिया है ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स लाइट के केस में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं, हम दोस्तों डायग्राम देखते हैं कि उस नींबू के केस में आखिर हुआ क्या था। सॉरी, दोस्तों मान लेते हैं कि एयर है, ठीक है, और मान लेते हैं कि वाटर है। दो अलग अलग मीडियम हो गए, यहां पर नींबू पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नींबू पड़ा हुआ है, और अब जो लाइट है दोस्तों वो लाइट इस पे आती है। अब दोस्तों जब लाइट इस पे आएगी तब लाइट अभी एयर में थी, ठीक है, अब लाइट जो है वो एयर को छोड़ने वाली है और वाटर में एंटर करने वाली है। तो दोस्तों वाटर जो है उसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है, मतलब वाटर जो है वो एयर के कंपैरेटिवली ऑप्टिकल डेंसर है। राइट, इसमें भी मैंने एयर को रिलेट किया वाटर से, क्योंकि इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू तो फिक्स है ही नहीं। ये रेयर और डेंसर मीडियम जो है ये आपस में रिलेटिव है, एक अगर डेंसर है तो दूसरा रिलेटिव सॉरी रेयर होगा, और एक अगर रेयर है तो दूसरा डेंसर होगा। इसमें दोस्तों वाटर को मैंने ऑप्टिकल डेंसर बोला, मतलब कि जो एयर है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम है। तो दोस्तों जैसा कि लाइट जो है ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको यहां तक बनाएंगे, उसके बाद हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे आती है, वैसे ये भी इंसिडेंट रे ही है, इसको भी हम इंसिडेंट रे ही बोलते हैं। इसको हम दोस्तों आई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाकर, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोबारा उस पर बनाकर रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि इस रिफ्रैक्शन के केस में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट तो नहीं करती, वो आगे पास ऑन हो जाती है, लेकिन उसका पाथ हल्का चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज में हल्का सा अंतर दिखता है। ठीक है, बड़ी चीज छोटी दिखती है, छोटी चीज कभी बड़ी भी दिखती है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक नॉर्मल बना देते हैं। ये दोस्तों हमने नॉर्मल बना दिया है, हम इसको एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल बना है दोस्तों इसको एंगल आई बना देते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें एक रूल होता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से देखने पर, ठीक है, दोनों इक्वल होता है। लेकिन दोस्तों इस रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी इक्वल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, क्योंकि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल बना देंगे दोस्तों, तब तो जो लाइट की रे है वो तो प्लेन चल जाएगी ना, एकदम सीधा।
लेकिन हमें तो उसको प्लेन दिखाना ही नहीं है, सीधा दिखाना ही नहीं है, हमें तो उसको थोड़ा सा टिल्टेड दिखाना है, तभी तो ऑब्जेक्ट के साइज डिफरेंस आएगा, राइट। तो हमने क्या किया दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर है वो ऑप्टिकल डेंसर है लाइट से, तो दोस्तों इसमें जो रे है, ये रे ना नॉर्मल के पास आएगी, ठीक है, इस टाइप का कुछ, ठीक है। इसमें जो रे है वो सीधी ना जाकर, क्योंकि सीधी तो जाएगी ही नहीं, और वो सीधी जाएगी नहीं और नॉर्मल के पास आएगी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसर है। और एक दूसरा केस होता है दोस्तों, जब रे जो होती है लाइट की, वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेयर मीडियम में जाती है, मतलब कि वाटर से एयर में जाती है, मान लेते हैं, क्योंकि वाटर ऑप्टिकल डेंसर है, एयर ऑप्टिकल रेयर है इस केस में। तो अगर रे अगर रे वाटर से एयर में जाती, फॉर एग्जाम्पल दिस, तब उसका क्या होता, तब भी हम एक नॉर्मल बनाते, ये इंसिडेंट रे होती, ठीक है, हम एक नॉर्मल बनाते, नॉर्मल से इसका एंगल देखते, उसको इंसिडेंट रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता, क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है, तो इसका मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल के पास नहीं आएगी, नॉर्मल के दूर जाएगी, ठीक है, मतलब कि कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना दोस्तों, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाएगा, सॉरी यहां नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से देखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो हमेशा नॉर्मल से देखते हैं, तो दोस्तों इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल जो है, फंडा बड़ा ही सिंपल है। फंडा क्या है दोस्तों, कि अगर लाइट की रे डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, डेंस किसी डेंस ऑब्जेक्ट से अगर वो रेयर ऑब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है, तो जो रे होगी वो अब दूर जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। और अगर कोई रे जो होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वो रे नॉर्मल के पास आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों अगर वो रे डेंसर से नॉर्मल जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, जैसा कि इस केस में हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना दोस्तों, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, क्योंकि अगर वो बड़ा होगा तभी तो वो रे नॉर्मल से दूर जाएगी, राइट। और दूसरे केस में अगर रे एयर से वाटर, मतलब कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस फंडे को हमेशा दिमाग में रखिए, ये बड़ा ही सिंपल फंडा है, ठीक है दोस्तों। हमने समझ लिया है वो नींबू बड़ा क्यों दिखता है, वो नींबू बड़ा दिखता है रिफ्रैक्शन के कारण। हमने समझ लिया है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन जो है उसका हमने एक डायग्राम बना के भी समझ लिया है कि इस टाइप का होता है वो, ठीक है। हमने दो ऑब्जेक्ट्स की भी स्टडी कर ली है, ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल हेरर। अब दोस्तों हम एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों ये टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है दोस्तों। सुनने में तो बड़ा ही टेढ़ा नाम लगा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों है कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। हम इसको बेसिकली रेशियो है दोस्तों, हमने मैथ्स में पढ़े थे ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वही है दोस्तों, ये और कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक होता है हमारा दोस्तों ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि हमने कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी डिफाइन कर दी है कि इतना जो है ये है, ठीक है, और इससे ही हम नाप तोल करेंगे, इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा। रिलेटिव के केस में क्या है दोस्तों, हमने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, हमने दो ऑब्जेक्ट को ले लिया है और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, या फिर ये ज्यादा है और ये कम है। हम उसके आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, या कोई छोटा है कोई बड़ा है। एब्सोल्यूट में क्या है, हमने एक एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर दी और उसके साथ हम रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि एक रेशियो है, तो दोस्तों ये रेशियो किस चीज का है,
दोस्तों ये रेशियो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर दोस्तों, ठीक है, एकदम बेसिक फंडा है कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों, और कौन सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट की जो स्पीड है वो तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसा कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ 10⁸ इंटू नहीं, मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है सबसे मतलब फ्री मीडियम है, इसमें कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, एकदम वैक्यूम है। ठीक है, अब वैक्यूम है तो लाइट के रास्ते में कोई आता ही नहीं है। मान लो ऐसे लाइट सीधा जा रही है, लाइट के रास्ते में कोई आया ही नहीं, लाइट एकदम फुल स्पीड में चली गई। दोस्तों अब जब लाइट एयर में आती है तो एयर में दोस्तों मतलब जो एयर जो है इससे थोड़ा सा डेंसर है, वैक्यूम से हल्का सा डेंसर है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें हल्के हल्के कभी कभी उसको पार्टिकल्स मिलेंगे। तो लाइट मान लो ऐसे आया, अब एक पार्टिकल उसको मिला, उस लाइट से हल्का टकराया, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा। ठीक है, वो पार्टिकल से टकराते जाता है बढ़ते जाता है, टकराते जाता है बढ़ते जाता है। तो इसके कारण दोस्तों लाइट की जो स्पीड है वो हल्की सी कम हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, एयर में लाइट की स्पीड वो होती है हमारी 2.98। क्या होती है दोस्तों, 2.98 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब जब लाइट को हम वाटर में देखते हैं तो वाटर में जो होता है उसमें और थोड़ी डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के मुकाबले। वाटर जो है वो थोड़ा और ऑप्टिकल डेंसर है एयर के मुकाबले। तो दोस्तों उस केस में भी सिंपल होता है कि उसमें जो है लाइट की स्पीड हल्की और कम हो जाती है, वो होती है 2.25 इंटू 10⁸8। ठीक है, इसके बाद अगर हम ग्लास में देखते हैं तो ग्लास में स्पीड उसकी थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि जो ग्लास है वो तो पूरा ही सॉलिड है, उसमें उसको हर जगह पे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो लाइट को एकदम मतलब उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, क्योंकि उसको सबका एकदम तोड़ तोड़ के सबको आगे बढ़ना पड़ता है, सबको हटा हटा के आगे बढ़ना पड़ता है। एक्चुअली में हटाती नहीं है, पर हम इसको कल्पना कर सकते हैं, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट ऐसे चल रही है और ऐसे बीच में हर जगह उसको पार्टिकल्स 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 मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो हर जगह मतलब चीर के सबको जाएगी ना, तो चीरने में टाइम लगेगा तो स्पीड कम होगी ना इसकी। ठीक है, तो दोस्तों और ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2। ठीक है, 2 इंटू 10⁸8। ठीक है दोस्तों, वैक्यूम में 3 और एयर में 2.98। ठीक है, गैस में सॉरी वाटर में 2.25 और जो ग्लास होता है उसमें 2। ठीक है, ये बेसिक फंडा है दोस्तों। तो दोस्तों इसी की वजह से तो होता है रिफ्रैक्शन। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, अब क्या है कि लाइट की स्पीड डिफरेंस हो जाती है। अब अगर लाइट का स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाता है तो लाइट अपना पाथ भी चेंज कर देता है। ठीक है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड का अंतर ही अलग अलग मीडियम में लाइट के स्पीड का जो अंतर है ना, वही रिफ्रैक्शन का कारण है दोस्तों, और वही इस नींबू के बड़े दिखने का कारण है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थे, तो दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है ना कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मान लिया है, जो कि क्या है दोस्तों 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, बड़ा सिंपल है दोस्तों, एम से डिनोट करते हैं। और इसका जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू माना है वो है हमारा हाँ बी, किसमें, वैक्यूम में। बी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में, क्योंकि मैंने कहा था कि रेशियो है। ठीक है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में जिस भी मीडियम का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट। मान लेते हैं कि मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वाटर का, तो इसमें मैं वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, जो कि 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होता है, उसको नीचे पुट करूंगा, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इस केस में ली है जो कि है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 होती है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, उसको ऊपर पुट करूंगा। और फिर दोस्तों मैं इनका रेशियो निकालूंगा, और दोस्तों जो रेशियो आएगा ना वही होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, n इज इक्वल टू वी, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में Vm, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यू वांट। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों हम इसका एग्जांपल भी अभी स्टडी करेंगे, पहले हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार जान लेते हैं। एब्सोल्यूट क्लियर दोस्तों, अब रिलेटिव पे चलते हैं। रिलेटिव जैसा कि मैंने बताया था, रिलेशन होगा किसी में, एक ज्यादा तो एक कम, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये एक अगर कम है तो दूसरी ज्यादा रहेगी, रिलेशन चलता है इसमें। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि हम
एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। मतलब दोस्तों होता ये भी रेशियो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हम स्पीड को डिवाइड नहीं करते हैं, हम दोस्तों उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था ना, उसी को आपस में डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाना है वाटर और एयर का, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम डिनोट कैसे करेंगे, एन हमने लिख दिया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है। अब दोस्तों इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसके दोस्तों दो टाइप्स होते डिनोट करने के। सबसे पहले अगर हम बता रहे हैं कि लाइट जो है वो वाटर से, सॉरी एयर से वाटर में जा रही है, एयर से लाइट आ रही है वाटर में जा रही है, जैसे कि उस नींबू के केस में था, ठीक है, तो एयर को दोस्तों हम ऊपर लिखेंगे और हम वाटर को नीचे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो एयर से आ रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और वाटर में जा रही है। क्लियर दोस्तों। दूसरा इसका लिखने का एक और है जिससे इसको लिख सकते हैं, जो कि है दोस्तों डब्ल्यू ए, ठीक है, मतलब कि डब्ल्यू ए मतलब कि क्या है कि जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है और फिर उसके बाद जिससे वो लाइट आ रही है। पर मुझको दोस्तों ये वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन बन सकती है, ठीक है दोस्तों। मैं इसी सिंबल को लेके चलता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे अब दोस्तों हो गया, एयर से आई है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और वाटर में जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब रिलेटिव में क्या कहा था मैंने कि इसमें रिलेशन लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब कि वहां पे लाइट जाती है, ठीक है, ऊपर मतलब कि वहां से लाइट आती है, एन मतलब कि वहां पर रिफ्रैक्शन होता है और डब्ल्यू मतलब कि लाइट वहां पर एंटर कर जाती है वाटर के। तो दोस्तों हम इसमें निकाल रहे हैं वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, विद रिलेशन टू एयर, क्योंकि ये रिलेटिव है, रिलेशन हमेशा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एन डब्ल्यू और एन ए। एन डब्ल्यू एन ए क्या है दोस्तों, एन डब्ल्यू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब क्या बताया था, जिसमें हम केवल स्पीड को डिवाइड कर दें और उसमें भी जो पहली वाली जो ऊपर न्यूमरेटर है वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स्ड है, वो क्या है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और नीचे जो भी हम मीडियम खुद देना चाहें या फिर खुद उसमें देखना चाहें, ठीक है। और रिलेटिव में क्या है कि किसी भी दो मीडियम्स को, ठीक है, किसी भी दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी दो मीडियम को आपस में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जैसे लाइट आ रही है ना, उसी हम पाथ से इसको डिवाइड करेंगे। मान लो अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो हम वाटर के केस को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ऊपर लिखेंगे और एयर का नीचे लिखेंगे, क्योंकि वाटर के टर्म्स में हमको निकालना है, ठीक है, वाटर के टर्म्स में हमको निकालना है एयर का। अब दोस्तों अगर लाइट उल्टा चलता, यानी कि लाइट वाटर से एयर में आता, तो दोस्तों हम इसको लिखते कैसे, हम इसको लिखते डब्ल्यू एन ए, मतलब कि लाइट जो है वो वाटर से आई है, रिफ्रैक्शन हुआ है और ए यानी कि एयर में गई है, ठीक है। और दोस्तों इसको लिखेंगे भी कैसे, इसको लिखेंगे एन ए, है ना, एन ए अपॉन में एन डब्ल्यू, क्योंकि इसमें हम एयर की टर्म्स में निकालेंगे वाटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। डब्ल्यू यानी कि वाटर के रिलेशन में निकालेंगे एयर की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर दोस्तों, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एक एक छोटा सा एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं और इसका एक फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बेसिकली खोजेंगे, ठीक है। अब एब्सोल्यूट के बारे में हमने देख लिया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एब्सोल्यूट में मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर का ले लेते हैं, वाटर का नहीं ग्लास का लेते हैं, वो इजी पड़ेगा, ठीक है। ग्लास का लेते हैं तो फिर एन जो है इस केस में जो पहला न्यूमरेटर है वो तो एब्सोल्यूट फिक्स्ड है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो हमने यहाँ पर मीडियम क्या लिया, हमने ग्लास ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होती है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 10 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा और 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5, 1.5। यही है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, ग्लास स्लैब का, क्योंकि इसमें हमने ग्लास स्लैब का क्यों निकाला है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर तो फिक्स था, हमने तो केवल डिनोमिनेटर को पुट किया है ना, तो हमने इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को निकाला है। क्लियर है दोस्तों, 1.5 इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 1.5 का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन होगा दिमाग में कि 1.5 मैंने लिख दिया
और 1.5 का इसमें मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन में भी होता है ना कि इतना अपॉन में इतना, मतलब कि इतना, मतलब कि इसके रिलेशन में इतना है, ठीक है। तो इसमें जो 1.5 मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब देखो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। मैंने क्या लिखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इन विच वी वांट, ठीक है। तो इसका आंसर आया 1.5। 1.5 का मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो इस पर्टिकुलर मीडियम यानी कि जो ग्लास स्लैब में होगी ना, वो बेसिकली 1.5 गुना कम होगी किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बड़ा सिंपल है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि अगर मैं किसी लाइट को ग्लास स्लैब से पास करवाता हूं और एक सेम लाइट को मैं उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वेवलेंथ की लाइट को मैं पास करवाता हूं वैक्यूम से, तो दोस्तों जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा ना वो 1.5 गुना ज्यादा होगा किसके, वैक्यूम सॉरी मतलब ग्लास स्लैब के मुकाबले में। बड़ा सिंपल है दोस्तों, एकदम क्लियर आ गया, एकदम फंडा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। 1.5 का इसमें मतलब क्या है, 1.5 हो या फिर कोई भी नंबर आए उसका मतलब यही है कि जो हमारा वैक्यूम में जो ऑब्जेक्ट, जो वैक्यूम में जो लाइट पास करेगा ना वो उतनी तेजी से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लेते हैं कि जो यहां पर है क्या बोलते हैं कि अगर मान लो 10 की स्पीड में बंदे की, हम ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बंदा 10 की स्पीड में भाग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग रहा है, ठीक है। अब दूसरा बंदा जो है ना, ये जो पहला बंदा हमने लिया ना, ये हमने लिया उस पर्टिकुलर मीडियम की स्पीड, ठीक है, हमने लिया ग्लास स्लैब की स्पीड। दूसरा बंदा हम क्या लेंगे ना दोस्तों, वो हम लेंगे इस एब्सोल्यूट वैल्यू को, यानी कि वैक्यूम नॉइज की स्पीड, ठीक है। और वो जो बंदा है ना वो उसके 1.5 गुना ज्यादा है, या फिर जितना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ना उतना ज्यादा उससे उतना गुना उसकी उसकी स्पीड है, ठीक है। मतलब कि स्पीड जो है ना वैक्यूम की वो 1.5 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लैब। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यही पता चलता है दोस्तों, ठीक है। एब्सोल्यूट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंडा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों रिलेटिव के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव दोस्तों हम एक केस लेते हैं सिंपल सा, ए सॉरी ए नहीं एन, क्योंकि इसकी जो सिंबल नोटेशन है वो तो एन है ना, एन लेते हैं। अब हम लेते हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 लेते हैं, ये एयर और वाटर का चक्कर छोड़ते हैं, ठीक है। हम लेते हैं कि जो हमारा लाइट है वो मीडियम 1 से आया है, रिफ्रैक्शन हुआ है और फिर उसके बाद मीडियम 2 में वो एंटर कर गया है। दोस्तों इसको अगर आप लिखोगे ना तो बड़ा ही सिंपल से आपको ये मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि ये इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। 1 से आया, रिफ्रैक्शन हुआ और 2 पे पहुंच गया, ठीक है। दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, जो n है 2 का अपॉन में n है 1 का, ठीक है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। दोस्तों इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करें, मजा आएगा। n2 दोस्तों क्या है, n2 बेसिकली क्या है, वो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी भी कहते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी भी कहते हैं, सी है और उसके बाद हमारा v हो गया, ठीक है, v1 कह देते हैं हम इसको, ठीक है। क्योंकि इस स्पीड, इस वैक्यूम मतलब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो स्पीड है उसको हमने v1 के नाम से दे दिया। और इस केस में क्या है, n1 के केस में वो है c बाय v2, ठीक है। अब अगर हम दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया दोस्तों, यानी कि n2 डिवाइडेड बाय n1। इसको अगर मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूं तो क्या है, n2 डिवाइडेड बाय n1। इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूं तो क्या है, cv1 डिवाइडेड बाय cv2। यही होगा दोस्तों, cv1, n2 की वैल्यू क्या हो गई, c अपॉन v1 है ना, सॉरी c अपॉन v2 एंड v1, क्योंकि इस केस में फर्स्ट सॉरी 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 जो हम केस ले रहे हैं ना, जो हम केस ले रहे हैं ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वही उसकी स्पीड डालेंगे। n2 लिया था तो स्पीड क्या होगी v2, n1 लिया था स्पीड क्या होगी v1, राइट। तो दोस्तों n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, n2 को मैं लिख सकता हूं c बाय v2 और n1 को c बाय v1, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, क्या आएगा दोस्तों, इसको डिवाइड को मैं रेसिप्रोकल करूंगा इस वाले टर्म का, c अपॉन v2 इंटू
v1 अपॉन में c से z कट जाएगा दोस्तों, और इसका एक और फॉर्मूला हमने खोज निकाला, और ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, v1 अपॉन v2। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मीडियम 1 अपॉन में मीडियम 2 की स्पीड को डिवाइड कर दो, उसका रेशियो निकाल दो बस। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल की स्टडी कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं कि वही स्टडी कर लेते हैं कि जो लाइट है वो वाटर से पास, वाटर में पहले तो गई और उसके बाद वाटर से एयर में गई। ठीक है, तो उसका अलग अलग हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और उसके बाद उसको हम निकाल देते हैं इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमारे लिए आसान पड़ गया ना। हम अब पहले क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, फिर क्या करते हैं कि हम एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, फिर हम उसको रेशियो निकालते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि हमें उनकी स्पीड ही पता है ना, 2.25, 2 और इसके बाद 2.98 और 3 पता है ना दोस्तों। अब हम उसी को आपस में डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा था ना, इसका एग्जांपल क्या लेते हैं दोस्तों, वही लेते हैं एग्जांपल हम एयर से वाटर का। ठीक है, तो हमारा जो है n, ठीक है, एयर से वाटर में आ रहा है। अगर एयर से वाटर में, आप एयर से ग्लास लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अगर एयर से वाटर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम किसका लिखेंगे सबसे पहले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, VA अपॉन में VW। दोस्तों यहीं पे हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, हम लोग स्पीड जो है ना उसको भी ऐसे लिख देते हैं VW अपॉन में VA, जैसा कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा ना NW अपॉन में NA, हम वैसे ही लिख देते हैं VW अपॉन VA। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि अब जब हम स्पीड को उल्टा करते हैं, मतलब कि इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो फिर C से C कट के वो उल्टा हो जाता है, VA अपॉन VW हो जाता है। एक बार आपको दिखाओ दोस्तों, ये देखो NW को क्या लिख सकता हूं मैं, C अपॉन में VW, राइट, डिवाइड है साइन। NA को क्या लिख सकता हूं मैं, C अपॉन VA। ठीक है, डिवाइड का साइन मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, पीछे वाला जो टर्म है ये पूरा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। C से C कैंसिल हो जाएगा और VA अपॉन VW। ठीक है, क्लियर आ गया दोस्तों, यही वैल्यू आ गई ना दोस्तों। ये सबसे हमारी कन्वीनियंट फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, तो दोस्तों हमने स्टडी कर लिया ये। अब इसके बाद हम दोस्तों हम रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हमने दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एकदम डीप में स्टडी कर लिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स क्या है और